Hello students. So today we will start chapter 9, our environment. So after completing this chapter you will learn or you will understand about what is our environment or major domains of the earth. If somebody asks you about environment or the factors of environment or sphere of environment, what factors of environment, spheres of environment and major domains of the earth, what major domains of the earth, सबका आंसर बच्चा लोग एक ही होगा. major domains of the earth, factors of our environment, sphere of our environment. Answer is, so the answer of this question is major four domains of the earth is atmosphere, lithosphere and hydrosphere and बायोस्फीयर. क्लियर होगी बात. एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फीयर. एटमॉस्फेयर इज ऑल अबाउट एयर दैट वी ब्रीथ, inhale and exhale. Okay. Lithosphere is all about plains on which we are living, plateaus and mountains. क्लियर होगी बात. एंड हाइड्रोस्फीयर इज ऑल अबाउट वाटर. क्लियर होगी बात. So atmosphere is about air, ठीक है. Lithosphere is about land that consists of mountains, plateau and plains. Hydrosphere is all about water. Clear होगी बात. Whatever water resources we have consist of water comes under hydrosphere. So after completing this chapter you will learn about how many gases are there, landforms and availability of water. Okay, I hope this much is very clear to you. So through this diagram I want to show you why biosphere is very important for us, because this is the narrow zone where we find all the things, air, land and water. Clear है. जहाँ पर आपको लैंड भी मिलेगा, एयर भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा. ठीक है. So this particular zone is very important for human life because we cannot survive without air, we cannot survive without land, we cannot survive without water. जितना भी हम फूड प्रोड्यूस खाते हैं वो अल्टीमेटली होता तो लैंड के ऊपर ही है ना. ठीक है, बात समझ में आई. चल, आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू. सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रिटन इन अवर बुक अबाउट दिस चैप्टर. सो हियर अगेन चैप्टर 9, अवर एनवायरनमेंट consists of four sphere: hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. You know about it as I explained you earlier. So come to what hydrosphere. अब हम काय की बात करते हैं बच्चा लोग? हाइड्रोस्फीयर की, है ना. As I told you, hydrosphere is all about water. Clear होगी बात. And water is very useful for us, है ना. Drinking, bathing, washing, dish washing, everywhere in our life we required water, है ना. Life exists on earth because of the presence of water. अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या है? वाटर है. अर्थ के ऊपर कितना वाटर बेटा? 71% वाटर है और 29% सिर्फ लैंड है ना. दैट इज वाई अर्थ इज नोन एज वाटरी प्लैनेट. एंड वन मोर थिंग वी यूज, दैट इज ब्लू प्लैनेट. अगर कोई आपसे पूछता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं या वाटर प्लैनेट क्यों बोलते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर एंड 29% कवर्ड विथ लैंड ओनली. समझ में आ गया? क्योंकि 71% पे पानी है और 29% पे लैंड है, इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं और वाटरी प्लैनेट बोलते हैं. इतना ज़्यादा पानी होने की वजह से जब हम ऊपर से मतलब स्काई से अर्थ को देखते हैं तो वो कैसी दिखाई पड़ती है? ब्लू. इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट बोल दिया. क्लियर हो गई बात. इतना पानी होने के बाद भी, इतना सारा पानी होने के बाद भी हम बोलते हैं कि जो नेक्स्ट वॉर होगी वो किस पर ही होगी? वो जो वॉर होगी, इतना सारा पानी होने के बाद भी हम बोलते हैं कि जो नेक्स्ट वॉर होगी वो काय के ऊपर होगी? वाटर के ऊपर होगी. बेटा ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज 71% वाटर तो अवेलेबल है, पर आउट ऑफ दैट 70% ओनली 2% इज यूजेबल और फ्रेश वाटर.
जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वाटर सी में अवेलेबल है वो कैसा वाटर है, सॉल्टी वाटर है, जिसको हम पी नहीं सकते। क्या हम सॉल्टी वाटर को पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। उससे हम ना तो वॉशिंग कर सकते हैं ना ही तो बाथिंग कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर वाटर इज़ नॉट यूजफुल। तो आउट ऑफ दैट 71% ओनली 2% इज फ्रेश वाटर, एंड आउट ऑफ दैट 2% 1% इज अवेलेबल ऑन द ग्लेशियर। ग्लेशियर किसको बोलते हैं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज ग्लेशियर। ठीक है, जिसको पता है वो राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज ग्लेशियर। नहीं पता है तो भी लिखना, मैं कमेंट सेक्शन में लिख के बता दूंगी कि किस चीज़ को बोलते हैं हम ग्लेशियर। ठीक है, नाउ वाटर इज कंस्टेंटली इन अ मोशन। क्यों होता है वो मोशन में, मैं इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ आपको। देखो, पानी कंटिन्यूस वाटर बॉडी से एवोपरेट हो रहा है। एवोपरेट होना मतलब वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। फिर ये एक हाइट पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, कंडेंस हो जाएगा। फिर से अगेन वाटर वेपर काय में कन्वर्ट होने लगेंगी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में। ये ड्रॉपलेट्स अल्टीमेटली किसको बनाएंगी, क्लाउड्स को, एक्सक्यूज मी, क्लाउड्स को बनाएंगी। और क्लाउड्स को जब एक फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगा तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अल्टीमेटली जो वो वाटर जो एवोपरेट होके ऊपर गया था वो वाटर ज़मीन को वापस मिल जाएगा। इसलिए इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, और इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्लियर हो गई बात। दिस साइकिल इज नोन एज एवोपरेशन, कंडेंसेशन, फॉर्मिंग ऑफ क्लाउड्स एंड देन प्रिसिपिटेशन। ठीक है, I hope this much is very clear to you. If I ask to a kid, then he can also reply that कि वाटर किस किस में यूज़ होता है, वॉशिंग में, बाथिंग में, क्रॉप के कल्टीवेशन में, हम इरीगेशन देते हैं, पानी देते हैं। और इसके अलावा वाटरवेज आर द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने समय से, बहुत टाइम पहले से हम लोग वाटरवेज को यूज़ करते आ रहे हैं, और ये आज भी एक चीपेस्ट वे है, चीपेस्ट फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, प्लस आपको वाटर के अंदर फिश और मराइन लाइफ भी मिलती है, जो आपको क्या प्रोवाइड कराती है, फूड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फूड प्रोवाइड कराती है, इसीलिए भी वाटर हमारे लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि स्टेपल फूड, अगर हम केरला वगैरह की बात करें तो वहाँ पे फिश और राइस तो भी है, स्टेपल फूड है वहाँ का। ठीक है, और एक और काम होता है ओशन का, ये हमारे क्लाइमेट को भी, जितना भी कोस्टल एरिया में क्लाइमेट है उसको भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है लोग, एज वी हैव कंप्लीटेड हाइड्रोस्फीयर, नॉट टर्न टू रीड अबाउट एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज ऑल अबाउट व्हाट, एयर। एटमॉस्फेयर में हम किसकी बात करते हैं, एयर की बात करते हैं। ठीक है, एयर इज द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस। एटमॉस्फेयर कैसा है बच्चे, कलरलेस है एंड ऑर्डरलेस है। ना ही तो एयर का कोई कलर होता है और ना ही एयर की कोई खुशबू होती है। आज तक आप लोगों ने देखी है क्या एयर का कौन सा कलर है या कैसी खुशबू आती है एयर की? ऐसा कुछ भी एयर में नहीं होता है, वो हम आर्टिफिशियली मिक्स करते हैं, वो बात अलग होती है ना। एज आई टोल्ड यू, एयर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ना कोई कलर है ना खुशबू है। अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ को सराउंड करने वाली एक लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एटमॉस्फेयर। क्लियर की बात। इट इज़ लाइक अ शील्ड दैट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सन से भी जो हार्मफुल रेज आती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ओजोन लेयर के बारे में। कौन सी लेयर, ओजोन लेयर, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। सन से जो हार्मफुल रेज आने वाली हैं उसको भी ये लोग यहीं पर फिल्टर करके ही अंदर अर्थ तक पहुंचने देती हैं। क्लियर हो गई बात। एंड ओजोन लेयर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर देती है, वहीं पर रोक लेती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जितनी भी एयर अर्थ तक अल्टीमेटली पहुँचेंगी वो बिल्कुल फिल्टर होके पहुँचेंगी। तो ये शील्ड की तरह भी काम करता है। अगेन इसमें 78% क्या होती है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होती है 21%। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये मैच द कॉलम में और एक्सरसाइज में, ऑब्जेक्टिव्स में भी मैं पूछ सकती हूँ कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21। ठीक है, इसके अलावा मेजर कंपोनेंट तो यही हो गया। अगर हम 78 को 21 में प्लस करें तो कितना बन जाता है बेटा, 99। मतलब 99% तो हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ दो गैसेज ही हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना।
बाकी की बची हुई गैसेस 1% है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड अदर गैसेस। ठीक हो गई बात? आई होप दिस मच इज़ वेरी क्लियर। उसके बाद ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर सर्वाइवल। हम तो ऑक्सीजन को उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, और जैसे हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोसेस आपने देखी है ना, जिसमें सनलाइट का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके कौन सी प्रोसेस बनती है? फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गई बात? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर एलिमेंट है, तो हम प्लांट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है 78% ऑक्सीजन, 21% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम बात करते हैं, वी हैव कंप्लीटेड हाइड्रोस्फीयर एंड व्हाट, हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट किया, लिथोस्फीयर कंप्लीट किया, एटमॉस्फेयर कंप्लीट किया। अब हम कहाँ पे आते हैं? लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर इज ऑल अबाउट लैंड, एंड लैंड इज ऑल अबाउट माउंटेन्स, प्लेटो एंड प्लेन्स। क्लियर होगी बात? चलो, सो lithosphere is the surface of the earth that is made up of soil, solid rocks and soil. Solid rock भी होंगी और soil भी होगी, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थ का क्रस्ट। अर्थ का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं घर बना के, इसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक होगी बात? इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द, सबसे पतली लेयर होती है, क्योंकि जब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो क्रस्ट कितना है? सिर्फ 0 to 70 किलोमीटर्स तक ही है, मतलब सबसे पतली परत जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के अंदर क्या होता है? ये देखो दिख रहा है मेंटल। क्रस्ट के अंदर क्या होता है? मेंटल। और मेंटल के बाद में क्या आता है? सेंटर में कोर। द मेंटल इज द मिडिल लेयर विच इज़ थिकर देन द क्रस्ट। मेंटल जो है वो मिडिल लेयर है, और मिडिल लेयर होने के साथ साथ ये जो क्रस्ट है उससे कैसी है बच्चा लोग? थोड़ी सी थिकर भी है। कैसी है? थिकर है ना? देखते हैं हम कितनी है ये, 70 से 2891 किलोमीटर्स तक है। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो कहाँ से? 0 से सिर्फ 70 है ना, और दूसरी वाली लेयर 70 से कहाँ तक है बच्चा लोग? 2891। तो हुई ना कंपेरेटिवली जो मेंटल है वो मोटी। 70 से 2891 लगभग 2800 की मोटाई है इसकी। ठीक है, मेंटल की। और मेंटल के अंदर आपको क्या मिलता है? कोर। तो कोर को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। क्या क्या बच्चे? इनर को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और जो इनर कोर है वो सॉलिड है। आउटर कोर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, है ना, जहाँ पर सारे मेटल्स मॉल्टन फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। और जो इनर लेयर है वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको? सॉलिड, जमी हुई। ठीक है, all the natural resources of the earth are found on lithosphere which make it so important। अब मैं बात करूँ lithosphere क्यों important है? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं, भले ही वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, जो आज हम मॉडर्न मशीन्स यूज़ करते हैं जो कि आयरन की बनी होती हैं, ये सब आपको कहाँ पर ही मिलेगी? इस अर्थ के अंदर ही मिलेगी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा लिथोस्फीयर। So now it's a turn to read about biosphere. What is biosphere? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। It is a place where we can found land, water and air. It's a very narrow zone where life is possible or life exists. So biosphere includes those part of atmosphere, lithosphere, hydrosphere where life exists. Clear होगी बात? हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए हमको लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। क्लियर है? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एयर, लैंड एंड वाटर। एज आई टोल्ड यू, ईच लिविंग एनवायरनमेंट हैज़ इट्स स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। अगर एम्फीबियंस होंगे तो वो उसको लैंड एंड वाटर चाहिए, मैमल्स होंगे तो उनको सिर्फ लैंड चाहिए, हमारे बर्ड्स के लिए
एटमॉस्फेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग फ्लाई करते हैं बट अल्टीमेटली फूड तो कहाँ से ही लेते हैं, लैंड से ही लेते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स of an area, plant, animal and other creature functioning together as a unit and form an ecosystem. ecosystem क्या होती है बेटा? प्लांट एंड एनिमल की, एनिमल टू एनिमल की, ह्यूमन टू प्लांट की कुछ इंटरडिपेंडेंस होती है। क्या होती है? इंटरडिपेंडेंस। और इंटरडिपेंडेंस के साथ साथ में ये लोग इंटर रिलेटेड भी होते हैं। इंटरडिपेंडेंस प्लस इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं ये? इंटर रिलेटेड प्लस इंटर डिपेंड। तो इनकी इंटर रिलेशन और इंटर डिपेंडेंस को ये हम क्या बोलते हैं बेटा? इकोसिस्टम। द इंटर रिलेशन एंड इंटर डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन वन अनदर इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ एन एरिया, भले वो प्लांट हो, एनिमल और क्रीचर हो, वो साथ में फंक्शन करते हैं एक यूनिट की तरह, और इस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। सो ecosystem is interrelation and interdependence of each animal to plant to human being। तो इकोसिस्टम अर्थ का वो पार्ट होता है बच्चा लोग जहाँ पर जितने भी एनिमल हैं, प्लांट हैं और अदर क्रिएचर हैं वो टुगेदर फंक्शनिंग करते हैं, मतलब मिलके फंक्शनिंग करते हैं एक यूनिट की तरह, और अपने एनवायरनमेंट को बनाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ। हर प्लांट की एनिमल पे, एनिमल की प्लांट पे, प्लांट की ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन बींग्स की प्लांट पे एक इंटर रिलेशन है और इंटरडिपेंडेंस है, और इसी से क्या फॉर्म होता है? हमारा इकोसिस्टम। क्लियर होगी बात? और यहीं पर लाइफ पॉसिबल है। कहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? बायोस्फीयर में, जो कि अर्थ के मास का एक बहुत ही स्मॉल पार्ट है। अर्थ बहुत बड़ी है, एटमॉस्फेयर बहुत है, लिथोस्फीयर बहुत है, अंदर तक आप डिगिंग करते जाओ कितने किलोमीटर अंदर जा सकते हो। पर हम अगर बायोस्फीयर की बात करें तो वो नैरो जोन है जहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर भी मिले, हाइड्रोस्फीयर भी मिले और लिथोस्फीयर भी मिले, और वहीं पर लाइफ पॉसिबल है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। So hit the like button if you like this chapter. Please subscribe my channel. And one more thing I want to add. Some students required a video from book only. जैसे कि ये वीडियो बना है, बुक से ही बना है, बुक के फ़ोटोज़ खींचे हमने और वीडियो बना दिया। पर कुछ बच्चों का ये डिमांड भी रहता है कि आप पीपीटी बना के बनाओ, जिससे कि विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर आता है, क्लियरिटी आती है। तो मुझे आप लोग भी प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि बुक से पढ़ना, एक बार बुक को कवर करना अच्छा है कि मैं इससे पीपीटी बना लूँ, ठीक है। प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। बाय।